हाँ भी मारती हूँ जंक लेते यार। तो भाई इस वीडियो में हम कर रहे होंगे पूरा का पूरा डीबीएमएस आरडीबीएमएस, ठीक है। और पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है। तुम लोगों ने अभी तक पिछली वाली वीडियोस नहीं देखे हो, अगर इस वाली वीडियो पर डायरेक्टली आ रहे हो तो फिर पहले मैं बता देता हूँ छोटा सा कि भाई ये जो हमारा सिलेबस है, हमें सीरीज में ब्रेन बस्टर सीरीज में हमने सबसे पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप देख लोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है 12th क्लास का सिलेबस। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी रिवीजन टूर कर चुके हैं। रिवीजन टूर आपका रिवीजन टूर 1 और 2 करके दे रखा है, और नीचे प्लेलिस्ट में लिंक है इस पूरी ब्रेन बस्टर सीरीज में, फुल सिलेबस का आपको लिंक दे रखा होगा, उसको चेकआउट करो, पूरी की पूरी सीरीज देखो, प्लेलिस्ट देखो पूरी की पूरी कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद इस वीडियो तक आना, तब जाके आपको सारी सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हमने ऑलरेडी रिवीजन टूर कर लिया है 2 वीडियोस के अंदर, रिवीजन टूर 1 और 2। देन वी हैव ऑलरेडी डन फंक्शंस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लिया है, हमने इंट्रोडक्शन टू फाइल्स कर लिया है, टाइप्स ऑफ फाइल्स ये सब कर लिया है, टेक्स्ट फाइल भी हम कर चुके हैं। हमारा बस एक बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल रह रहा है, जो कि हम वीडियो के एंडिंग में करेंगे लास्ट इस सीरीज में। एंड वी हैव ऑल्सो डन डेटा स्ट्रक्चर्स, वी हैव डन द कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्किंग पार्ट इन अ सिंगल वीडियो। वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में मैं जिन नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज मेल मी एट asknitinpaliwal@gmail.com, मैं वहां से आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा डायरेक्टली। बट रिमेंबर, ओनली द फर्स्ट 50 पीपल विल गेट देम फॉर फ्री डायरेक्टली ऑन देयर मेल। बाकी अगर उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, जब ऑलरेडी 50 लोग कमेंट कर चुके हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो फिर यार आप फिर भी मेरे को मेल कर सकते हो। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो उस केस में मैं आपको भेज दूंगा, जब भी मैं अपना मेल चेकआउट करूंगा तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहने वाला है। और हम आज हमें ये डेटाबेस कर रहे होंगे, ठीक है, जो हमारा यूनिट 3 है, जिसमें कि हमारा डेटाबेस वगैरह आ जाता है, फिर एसक्यूएल, फिर एसक्यूएल इंटरफेसिंग, है ना। तो अभी हम इस वीडियो में जो ये आपको डेटाबेस कॉन्सेप्ट और नीचे रिलेशनल डेटा मॉडल, ये पूरा का पूरा यहाँ तक कंप्लीट इतना कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा एसक्यूएल वगैरह भी है। और अगर आपको नहीं पता तो फिर ये हमने ओवरऑल 15 डेज की सीरीज करी थी, ठीक है, जिसमें कि हम स्टार्टिंग से अभी तक कर चुके हैं। अब हम लास्ट के कुछ पोर्शन पे बचे हुए हैं, एसक्यूएल एंड देन इंटरफेसिंग, सिर्फ इतना ही बचेगा। उसके बाद हम कंप्लीट सीएस कर चुके होंगे। सो कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। पहले मैं बता दूं मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है यार। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लास 12 का सीएस का कंप्लीट सारी प्रिपरेशन करा रहा हूँ टिल 29 मार्च, जब आपका सीएस का एग्जाम है, ठीक है। तो चाहे आप केमिस्ट्री, आपके पास पीसीएम है, पीसीबी है, या फिर आपका कॉमर्स है, आर्ट्स है, कुछ भी है, आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक आपको कंप्यूटर साइंस समझा रखी है, जो कि आपको ईजिली 90+ स्कोर करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इन वीडियोस को फॉलो करो, समझो चीज़ों, कुछ समझ में नहीं आता, डाउट्स है नीचे कमेंट करो, ठीक है। और बाकी मैं सबको कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, तुम लोग खुद चेकआउट कर सकते हो मेरी वीडियोस पे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपको ये दिख रही है वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट हमने अपनी खुद के लिए बना रखी है, आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे यार आप लोग चाहो तो फिर ये जो अभी टॉपर्स पैकेज आप ये परचेस कर सकते हो। इसमें आपको मिल रहा होगा भाई 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। आप लोगों को पता है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी कितने इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन पेपर्स में ज़्यादातर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन दिखते ही हैं। तो ये आप लोगों को 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस प्लस फुल सिलेबस के नोट्स प्लस 8 पेज की चीट शीट्स, जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम के एक दिन पहले, आधे घंटे पहले भी हेल्प कर रही होगी चीट शीट्स। एंड टॉप 10 फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस आपको सब कुछ मिल रहा है ये 179 में, ठीक है। दिस इज ओनली टिल 15 फेब, जो कि हमारा एग्जाम टाइम ऑफर्स अभी चल रहे हैं। हाँ, ये हम एक्सटेंड कर देंगे अगर तुम लोगों को चाहिए होगा, बट अभी अगर आपको चाहिए तो फिर प्लीज़ गो चेक इट आउट, परचेस कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये सब कुछ अलग अलग से चाहिए तो भी आप इनको परचेस कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बाकी नीचे टाइम स्टैम्प लगा देना, जो भी देख रहा हो, कि भाई यहाँ से इस पॉइंट से वीडियो स्टार्ट हो रही है, ताकि बाकी लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, जो पुराने ऑलरेडी ऑडियंस है जो जानते हैं। नाउ वी हैव द चैप्टर डीबीएमएस आरडीबीएमएस। क्या है डीबीएमएस आरडीबीएमएस? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये चैप्टर में सिर्फ आपको जो एसक्यूएल आप बाद में कर रहे होगे उसके बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, और ये चैप्टर पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है। तो फिर इसमें कुछ भी एज सच नहीं है कि भाई यहाँ पे कुछ बहुत डिफरेंट चीज़ है, कुछ कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, नहीं। जैसे कि ये हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ा था, थ्योरेटिकल था, वैसी इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। और रेदर देन हम यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा हम डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा, यहाँ पे मेजरली हमारा डिस्कशन हो रहा होगा, आप कुछ इस तरीके से समझना, ठीक है। जैसे कि अब डेटाबेस क्या होता है, यू ऑलरेडी नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। डेटाबेस इज बेसिकली ऑर्गेनाइज सेट ऑफ डेटा, है ना। कोई भी अगर आपके पास डेटा है, अगर वो आपके पास पड़ा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस, है ना। बस ऑर्गेनाइज डेटा होना चाहिए, वहीं लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। जब हम ऑर्गेनाइज डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर देते हैं, उसी को ही हम डेटाबेस बोल देते हैं। नाउ वी कम्स टू डीबीएमएस। क्या है भैया ये डीबीएमएस? हम टर्म बहुत बार सुनते हैं, हमने पिछले हमारी आईटी वगैरह थी उसमें भी हमने डीबीएमएस सुना था। तो ये डीबीएमएस है क्या? इट इज़ जस्ट लाइक
एक सिस्टम है जिसके के ऊपर आप अपना डेटा मैनेज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जो भी आपको करना है डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन आप इसके ऊपर लगा सकते हो। तो कोई एक वो तो होना चाहिए जिसके ऊपर आप करो एक्चुअल में, मतलब या आप बिल्कुल इसको इस तरीके से समझो, ये आपका जैसे कि VS कोड होता है, वो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको VS कोड चाहिए होता है। आप पाइथन के कमांड्स रन करना है या फिर कुछ भी है तो उसके लिए आपको एक कमांड का रीडर चाहिए होता है ना, जो उसको कंपाइल करे प्रोग्राम्स को। कुछ इसी तरीके से ये आपका क्या है, DBMS क्या करता है, स्टोर करता है, क्रिएट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ऑल्टर करता है, ऑपरेशंस लगाता है आपके डेटा के ऊपर। तो इसके ऊपर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, जो मर्जी वो कर सकते हो डेटा के साथ। नाउ वी हैव मैनिपुलेट डेटाबेसेस करने के लिए ये यूज़ होता है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ऐसा कुछ क्वेश्चन जनरली तो नहीं आता है कि डायरेक्टली डेटाबेस पूछ लिया। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं प्राइमरी की के ऊपर, ठीक है, या फिर ऑल्टरनेट की के ऊपर, कीज़ के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी जैसे जैसे हम पढ़ रहे होंगे हम और चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। और हाँ, फाइल सिस्टम और DBMS के बीच में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, देयर आर हाई चांसेस। देन वी हैव नीड फॉर डेटाबेसेस। डेटाबेसेस की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले एलिमिनेट्स डेटा रिडंडेंसी। देखो मतलब पता होना चाहिए रिडंडेंसी क्या होता है। रिडंडेंसी मतलब कि भाई डेटा बार बार डुप्लीकेट हो रहा है या फिर ट्रिप्लिकेट, मतलब डेटा मल्टीपल टाइम्स अकर हो रहा है किसी सेम डेटा। मतलब कि मैंने एक बार मेंशन कर दिया कि भाई इस नेम के स्टूडेंट का फ़ोन नंबर ये है, फिर किसी और टेबल में मैं फिर से उसको मुझे मेंशन करना पड़ रहा है ड्यू टू सम रीज़न। तो इसी को ही हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। जब भी हम टेबल्स बनाते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि डेटा कम से कम रिडंडेंट हो। ज़्यादा ऐसा नहीं होना कि डेटा बहुत ज़्यादा बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसकी वजह से मेमोरी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा मेमोरी खर्च हो जाती है बिना बात की, और समझने में भी मुश्किलें होती हैं हमें, ठीक है। तो कुछ ये टाइप की चीज़ें हैं, डेटा रिडंडेंसी आपकी हो जाती है उससे। तो यहाँ पे DBMS क्या कर रहा है, डेटा रिडंडेंसी हटा रहा है पूरी तरीके से। अब हम समझेंगे जब हम फाइल सिस्टम देख रहे होंगे ना, जिसकी फाइल सिस्टम में डेटा रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि वहाँ पे डेटा मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता था। सेम डेटा हमने एक जगह पे मेंशन किया, फिर हमें कोई और जगह पे भी फिर से उस सेम डेटा को मेंशन करना पड़ता है। तो वो चीज़ ना हमने अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया कि हम DBMS लेके आ गए। देन वी हैव रिड्यूसेस डेटा इनकन्सिस्टेंसी। अब ये इनकन्सिस्टेंसी का क्या मतलब है? देखो, इनकन्सिस्टेंसी का सिंपल इतना मतलब है कि जैसे ऐसा समझो कि आप टीचर या फिर कोई भी, अगर आपको स्कूल में जब आप पढ़ते हो तो फिर आप कुछ टीचर आपको बताते हैं, तो जब आप उसको बोर्ड से कॉपी कर रहे हो तो सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी अपनी वो होती है। तो अगर मान लो वो सब सिर्फ बोल रहे हैं या फिर कुछ लिखवा रहे हैं तो आप अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर रहे हो, तो फिर उसमें ना कई बार होता है कि टीचर समझा कुछ और रहे थे और उनकी राइटिंग वगैरह की वजह से या फिर उनके बोलने के स्टाइल की वजह से हम कुछ और समझे एंड देन हमने कुछ और लिखा। फिर हमारा जो फ्रेंड था उसने हमसे नोटबुक मांगी तो उसने कुछ और ही समझ के अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर कुछ और लिखा। तो यहाँ पे जो डेटा है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाता है, मतलब कि हर जगह पे अलग अलग डेटा हो जाता है, छोटे मोटे चेंजेस डेटा में आ जाते हैं। लिखा कुछ था, लिख कुछ गया, इस जगह से मुझे अलग डेटा मिल रहा है, इस जगह से मुझे अलग डेटा मिल रहा है। यहाँ वाली टेबल कह रही है कि भाई इस स्टूडेंट का रोल नंबर है 5, यहाँ पे कह रही है कि 1 है। तो ये होता है इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है। तो यानी कि डेटा जो है मल्टीपल सोर्सेस अलग अलग बातें कह रहे हैं, उसी को ही हम इनकन्सिस्टेंट डेटा बोलते हैं। तो ये इसको कम करने के लिए हमने डेटाबेस मैनेजमेंट लाया, ठीक है। नीड क्या थी डेटाबेसेस की? तो ये थी। देन वी हैव एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। डेटा इंटीग्रेट रहे एक साथ और सिक्योर रहे। सिक्योर का मतलब है कि ऐसा नहीं कि कोई भी उसको कहीं से भी एक्सेस कर ले, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या लेके आए, DBMS लेके आए। देन वी हैव अलाउज कॉन्करेंट एक्सेस एंड डेटा शेयरिंग। मल्टीपल लोग एक साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं और डेटा को शेयर कर सकते हैं। सो DBMS यानी कि ये सब कुछ इसमें भी हेल्प करता है। देन वी हैव ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और डेटाबेस। इसको आप सिंपली याद रख सकते हो, कुछ भी नहीं है, 3 डिफरेंसेस याद रखो। डेटा रिडंडेंसी फाइल सिस्टम में ज़्यादा होती है, डेटाबेस में कम होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती। डेटा एक्सेस यहाँ पे आपको मैनुअली करना पड़ता था, मतलब आपको फाइल्स के अंदर जाके इस फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर के अंदर, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर वो जाके फिर उसको सर्च करना पड़ता था कहाँ पे है वो। तो यहाँ पे मैनुअली काम होता था, बट यहाँ पे आप डेटाबेस में डायरेक्टली एक लाइन की या फिर 2 लाइन की क्वेरी डालोगे और आपका डेटा आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हमारी डेटाबेस में होती हैं। नेक्स्ट वी हैव सिक्योरिटी। यहाँ पे बहुत यार लिमिटेड सिक्योरिटी है, कोई भी आके कभी भी एक्सेस करके चले जाएगा, ठीक है। डेटा को फाइल ही तो है, फाइल तो ओपन करनी है। बट देन वी हैव यहाँ पे रोबस्ट सिक्योरिटी। रोबस्ट मतलब होता है तगड़ी लेवल की, एकदम बहुत खतरनाक लेवल की सिक्योरिटी है यहाँ पे, है ना। देन वी हैव फाइल सिस्टम। यहाँ पे सेपरेट करते हैं फाइल्स फॉर स्टूडेंट्स, क्लासेस, ग्रेड्स। ये सेपरेट फाइल्स रखनी पड़ेगी हमें, अगर एक ही चीज़ के लिए, स्टूडेंट के लिए, क्लास के लिए, ग्रेड्स के लिए अलग अलग फाइलें बनानी पड़ेंगी। बट डेटाबेस में क्या है, सिर्फ एक ही डेटाबेस के अंदर आप अलग अलग टेबल्स बना सकते हैं जो कि स्टूडेंट, क्लास और ग्रेड्स की डिटेल्स या फिर डेटा स्टोर करेंगे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, नीचे एग्जाम्पल रखे हैं ना। तो
इसमें यार यही है, कुछ ज़्यादा खास बड़ी चीज़ है नहीं चैप्टर में, इजी चैप्टर है। इसमें सिर्फ आपको जो एसक्यूएल वगैरह होगा वो मेन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें उसके सिर्फ बेसिक्स समझाए जा रहे हैं, आपको ऐसा समझना है। और कीज़ वाला टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोगों को पढ़ना होगा तो वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे अच्छे से। देन वी हैव रिलेशनल डेटा मॉडल। अब रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है? रिलेशनल डेटा मॉडल का मतलब है कि जो कि डेटा को हम जब रिलेशंस में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, टेबल्स में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशंस मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखो, दुनिया की हर टेबल, किसी भी टाइप की कैसी भी टेबल हो, वो क्या कर रही है? एक टाइप का रिलेशन ही तो दर्शा रही है ना। मान लेते हैं हम ऊपर वाली टेबल को ले लेते हैं, ये टेबल क्या दिखा रही है? ये एक रिलेशन दिखा रही है कि कैसे फाइल सिस्टम और डेटाबेस डिफरेंट है। ये दिस इज अ टाइप ऑफ रिलेशन ना। इन दोनों का क्या रिलेशन है? एक दूसरे से ओपोजिट रिलेशन है, कई जगह पे सिमिलर रिलेशन होता है। सो इट्स ऑल अबाउट रिलेशंस। टेबल्स और कुछ नहीं दर्शाती, टेबल्स हमें क्या दर्शाती है? रिलेशंस दर्शाती है। तो वही हमें यहाँ पे दिखा रखा है कि क्या है कि ऑर्गेनाइजेज डेटा इनटू रिलेशंस विद रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स के साथ इसको डेटा को रिलेशंस में हम स्टोर कर देते हैं। देन वी हैव टर्म एंड डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। अब यहाँ पे टर्म है रिलेशन। अब देखो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये हर एंगल से इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपसे रिलेशन पूछ लिया, तो रिलेशन क्या है? टेबल विद रोज एंड कॉलम्स। वो टेबल्स इनके जो कि रोज और कॉलम्स में अगर हम टेबल्स को सेट कर देते हैं तो उसी को ही हम रिलेशन कहते हैं। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कोई सी भी टेबल, स्टूडेंट की टेबल है, क्लास की टेबल है, ग्रेड की टेबल है, सब्जेक्ट की टेबल है, कुछ भी है, ठीक है, व्हाटएवर, डजेंट मैटर। कोई सी भी टेबल हो दुनिया की, वो आपकी क्या बोलेंगे हम उसको? वो उसको हम रिलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? जो भी कॉलम आप देख रहे होते हो ना किसी भी चीज़ का, वो उसका एट्रीब्यूट होता है। मतलब कि यहाँ पे ये क्या है? ये टर्म लिखा हुआ है, सो दिस इज एन एट्रीब्यूट। ये क्या है? डेफिनेशन। दिस इज एन एट्रीब्यूट। ये क्या है? एग्जाम्पल। सो दिस इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट। तो कॉलम फील्ड इन अ टेबल इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स, दैट्स इट। तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, जो टॉप पे आपका जो लिखा हुआ जा रहा है ना, वो उसकी जो कॉलम की जो फील्ड है, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। कि ये कौन सा एट्रीब्यूट है ना। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये कौन सा एट्रीब्यूट है, सो दिस इज एग्जाम्पल एट्रीब्यूट, राइट। देन वी हैव ये कौन सा एट्रीब्यूट है? दिस इज डेफिनेशन एट्रीब्यूट, दिस इज टर्म एट्रीब्यूट। तो ये कुछ चीज़ें इस तरीके से बोली जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव टपल। टपल क्या करता है? रो रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो अभी हमने क्या बोला कि जो ऊपर की चीज़ है, ठीक है, वो क्या है आपका? कि वो आपका यहाँ पे हमने क्या बोला? एट्रीब्यूट है, ठीक है। जो हमारा ऊपर का कॉलम है दैट इज योर एट्रीब्यूट। और सेम जो आपका जो रो होगा ना इस तरीके से, वो आपका टपल बोलेंगे। दीज आर जस्ट नेम गिवन टू देम। आप बस ऐसा समझो, ये इनके नाम दिए हुए हैं। जो आपका ऐसे में है, वर्टिकली है ना, वर्टिकली है, वो क्या है आपका? जो वर्टिकली है दैट इज कॉलम जो है आपका, दैट विल बी सेड एज एट्रीब्यूट। एंड जो आपका रो है हॉरिजॉन्टली, दैट विल बी सेड एज टपल। तो कुछ इस तरीके से आपको बस इनके नाम याद रखना है। जैसे कि एक स्टूडेंट के एंट्री डेटा है, तो फिर वो क्या है आपका? एक टपल है ना। इट इज़ अ टपल, सिंगल लाइन। तो अगर हम इसको देखें इस फॉर्मेट में, तो ये जो पूरी की पूरी यहाँ से लेके ये पूरी कंप्लीट यहाँ तक जो है, ये दिस इज अ टपल, ठीक है, ये एक टपल है। देन वी हैव डोमेन। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट के लिए क्या क्या वैल्यूज उसमें लिए जा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम डोमेन। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं भैया, समझ नहीं आ रहा डोमेन। डोमेन का मतलब आप ऐसा समझो कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी एसक्यूएल पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे कुछ टाइप की रिस्ट्रिक्शंस या फिर कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, है ना। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है भैया? अब देखो, कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि आपने कोई एक सेट ऑफ बोला कि भाई यही चीज़ें इसमें आप पुट कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं डाल सकते इन सब चीज़ों में। लाइक आपने प्रोग्रामिंग करी थी मेरे साथ, ठीक है, पाइथन रिवीजन टूर पढ़ा था आपने, उसमें आपने देखा होगा जब हम वैल्यूज़ को इनपुट करवा देते हैं, हम लिखते थे INT, है ना, इंट इनपुट एंटर अ नंबर या फिर कुछ भी वटेवर, है ना। सो जो वो इंट था वो क्या था? इट वॉज इंटीजर। हम उसको स्पेसिफाई कर रहे थे कोड को कि भाई जब तुम इंटीजर वैल्यूज़ लोगे वहीं एक्सेप्ट करना, तुम और कोई वैल्यूज़ एक्सेप्ट मत करो, सिर्फ इसमें से इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करो। तो जब भी अगर हम उस पर स्ट्रिंग वैल्यू डालते तो वो एरर शो करता। डोमेन भी एग्जैक्टली वही है। डोमेन क्या कहता है कि आप स्पेसिफाई कर दो कि कौन सी सेट ऑफ वैल्यूज़ आप इस वाले पर्टिकुलर जगह पे ले सकते हो, ठीक है, और वही वाली वैल्यूज़ अगर आएंगी तब जाके तो कोड रन हो जाएगा। बट अगर उन सेट ऑफ वैल्यूज़ के अलावा कोई वैल्यू आपने किसी और ने डाल दी गलती से, तो वो बोलेगा कि नहीं भाई एरर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपने एज का डोमेन दे दिया कि 10 से लेकर 30 तक के बीच में आपने डोमेन डाल दिया उसमें, ठीक है। प्रोग्रामिंग में पहले ही आपने बोल दिया कि भाई इस पर्टिकुलर सेगमेंट में यहाँ पे एज में आप 10 से लेकर 30 के बीच में नहीं डाल सकते। तो अगर कोई 5 साल का बच्चा आके उसमें अपनी एज डाल रहा है 5, तो उसको वो एरर दे देगा कि नहीं भाई 5 एज नहीं है, दिस इज फॉर इन द एज ऑफ 10 to 30, कुछ इस तरीके से शो होना चाहिए। तो डोमेन वही है। आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने उसको एक बाउंड्री दे दी कि सिर्फ आप यहाँ तक यही वाली चीज़ आप एंटर कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ एंटर नहीं कर सकते।
नेक्स्ट वी हैव डिग्री। डिग्री और कार्डिनैलिटी आपको डायरेक्टली एक साथ रिलेट करके याद रखना है कि डिग्री क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, कितने एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या थे, कॉलम्स कितने हैं ना। जैसे कि यार यहाँ पे अगर हम देखें, एक एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट, तीन एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट्स के नाम पे तीन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीन कॉलम्स हैं। और एट्रीब्यूट, कॉलम को ही तो एट्रीब्यूट बोला जाता है, ऊपर रिकॉल करो, कॉलम को ही हमने एट्रीब्यूट बोला था। तो यहाँ पे तीन कॉलम्स हैं, विच मीन्स यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट हैं, और जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैं किसी रिलेशन में, उसी को ही डिग्री बोला जाता है। तो इस टेबल की डिग्री क्या हो गई, इस टेबल की डिग्री हुई 3, सिंपल। तो डिग्री क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हमारे कॉलम्स होते हैं। तो बस इस तरीके से याद रखो। देन नेक्स्ट वी हैव कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी इज नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। किसी एक रिलेशन में कितने टपल्स हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी। जैसे कि यार यहाँ पे सिर्फ हम इतनी टेबल ले रहे हैं, ऊपर वाला भूल जाओ पोर्शन, नीचे वाला देखो, सिर्फ हम इतनी टेबल ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हमारी कार्डिनैलिटी क्या होगी, हमारी कार्डिनैलिटी होगी 1 2 3 4 5 5। तो 5 कार्डिनैलिटी हो गई हमारी, कुछ इस तरीके से है ना। तो हम सब कुछ काउंट करेंगे, जैसे कि 100 स्टूडेंट्स हैं तो फिर 100 कार्डिनैलिटी, जितना आप डेटा उसके अंदर रख रहे हो तो वो उसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी, है ना। क्योंकि डेटा हम रोज़ की फॉर्म में रखते हैं, और रोज़ को हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। और जितने टपल होंगे उन सबको ऐड कर दो, जितने भी टपल्स हैं उनको देख लो कि कितने टपल्स हैं, जितने भी टपल्स होंगे वो उसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि कार्डिनैलिटी कितनी है, अगर कोई ऐसी टेबल दे रखी है तो उसमें कार्डिनैलिटी हो जाएगी 5, राइट, क्योंकि इसका गिन लो 1 2 3 4 5, तो कार्डिनैलिटी 5 हो गई। और अगर आपको डिग्री पूछी तो डिग्री 3 हो गई। तो कुछ इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल करना होता है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको इनको मीनिंग याद रखनी है, मीनिंग याद रखो, उसके अलावा ज़्यादा फोकस मत करो कहीं पे भी। नेक्स्ट वी हैव कीज इन रिलेशनल मॉडल। कीज क्या होती हैं, देखो सबसे पहले वी हैव कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, अच्छा ध्यान से समझना, कैंडिडेट की का मतलब क्या है। कैंडिडेट की क्या मतलब कि कोई की जो कि यूनिक है, यूनिकली आइडेंटिफाई हम उसको कर सकते हैं, और उसको आप एज अ प्राइमरी की बना सकते हो। बट आप ध्यान देना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही यूनिकली आइडेंटिटी हो। मतलब एक टेबल अज्यूम करो जिसमें कि नेम है, रोल नंबर है, फ़ोन नंबर है, और कोई एक आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। नेम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर और स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पे आप देखोगे नेम तो सेम हो सकता है, लेट सपोज सेम हो सकता है, रोल नंबर सेम नहीं होगा क्योंकि एक ही क्लास के स्टूडेंट की बात हो रही है, तो रोल नंबर सेम नहीं होगा, स्टूडेंट आईडी भी सेम नहीं होगी, और फ़ोन नंबर भी सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे वो सब के सब जो कि एक कैंडिडेट, जो कि एक प्राइमरी की बनाए जा सकते हैं, या फिर जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी की भूल जाओ, जो कि जिनको कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि यूनिक हैं, वो सभी के सभी कैंडिडेट की कहेंगे उन सबको। जैसे कि क्या क्या, रोल नंबर, फ़ोन नंबर और स्टूडेंट आईडी। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ इन्हीं को ही लेना है। जो भी वैल्यूज़ हों, जो भी आपको लगे कि हाँ ये यूनिक हो सकती हैं, उसको आप कैंडिडेट की बोल सकते हो। अब आती है बात प्राइमरी की। आउट ऑफ दोज कैंडिडेट्स की आप कोई भी एक की चुनते हैं और उनको उसको प्राइमरी की बोल देते हैं, दैट्स इट। कोई भी एक की पर्टिकुलर चुनो और उसको प्राइमरी की बना दो। चाहे तो आप रोल नंबर को चुन के उसको प्राइमरी की बना दो, या फिर आप किसको, आप स्टूडेंट आईडी को बना दो। इस तरीके से आप प्राइमरी की बना सकते हो। हाँ ये भी हो सकता है कि भाई एक क्लास में कुछ ऐसे रेयर सिनेरियो है कि भाई 2 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एक साथ और दोनों का घर का नंबर सेम ही है ना, क्योंकि वो एक ही घर में दोनों भाई भाई रहते हैं, या फिर दोनों भाई बहन रहते हैं, कुछ भी है, तो इस तरीके से वो एक ही क्लास में पढ़ने आ रहे हैं, सो उनका नंबर, फ़ोन नंबर एक ही है। तो आपको बस ये तो बस रेयर कंडीशन हो गई, बट वैसे मैं जनरलाइज करके बता रहा हूँ, रोल नंबर सेम नहीं होगा, स्टूडेंट आई सेम नहीं होगी, तो उनमें से किसी भी एक को बना दो प्राइमरी की। अब प्राइमरी की बनाने के बाद, जिसको भी आपने प्राइमरी की बना दिया, जो भी की बच गई, किस में से बात कर रहा हूँ मैं, कैंडिडेट की में से बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेम इज़ नॉट अ कैंडिडेट की, क्योंकि उसको हम, वो कुछ और हम नाम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। बट रिमेंबर अगेन, ये टेबल के ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं अभी जनरलाइज कर रहा हूँ एक ऐसी टेबल जिसमें कि 2 सेम नाम एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लास में जनरली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि 2 स्टूडेंट के मिनिमम एक जैसे नाम तो होता ही है, किसी का सेम नाम मतलब होता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने नेम को कैंडिडेट की कंसिडर किया ही नहीं है, हमने रोल नंबर को कैंडिडेट की लिया है, फ़ोन नंबर को लिया है और स्टूडेंट आईडी को लिया है। अब इन 3, ये जो 3 है ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं कैंडिडेट, ये तो हम इनको कैंडिडेट की बना देते हैं। अब कैंडिडेट की बनाने के बाद हमने इनमें से एक को लिया, मान लो रोल नंबर को लिया, और बोल दिया, उस पर ठप्पा लगा दे कि भाई आप क्या हो, प्राइमरी की हो। अब उसको प्राइमरी की बनाने के बाद जो 2 बच गए, कौन से 2 बच गए, फ़ोन नंबर और स्टूडेंट आईडी। ये दोनों, अब ये दोनों देखो कैंडिडेट की तो ये है, बट अब ये बन गए हमारे ऑल्टरनेट की। तो अब समझो आप, कैंडिडेट की अल्टीमेटली है क्या, कैंडिडेट की इज कलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेट की प्लस प्राइमरी की। जब आप
ऑल्टरनेट की यानी कि वो दो जो बच गई ना, जिनको कि प्राइमरी की हमने सेलेक्ट करने के बाद जो दो बच गए, क्या जो दो बच गए, फ़ोन नंबर और स्टूडेंट आईडी, जो वो दो बच गए वो दोनों बन गए ऑल्टरनेट की। और ये जो हमारा रोल नंबर था वो तो था ही प्राइमरी की। जब हमने इन तीनों को मिला दिया तो क्या है, ये तीनों के तीनों अल्टीमेटली यार कैंडिडेट कीज़ में से ही हम प्राइमरी की बनाते हैं और उसी में से ही हम ऑल्टरनेट की बनाते हैं। तो इनको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना एकदम कि भाई किसका क्या मतलब है। चीज़ें एक ही हैं, बस कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है आपके दिमाग में, इसलिए बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे एक चीज़ और है फॉरेन की मतलब कि यार किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को हम अपनी टेबल में लेके आ जा रहे हैं तो उसको हम फॉरेन की कह दिया। अच्छा, एग्जांपल्स भी दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि स्टूडेंट आईडी और ईमेल एड्रेस स्टूडेंट्स में है ना, ये क्या कैंडिडेट की बन सकता है भाई। ईमेल जो है वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, स्टूडेंट आईडी वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। अब इन दोनों में से मैंने कहा था ना, कैंडिडेट की में से किसी भी एक को पकड़ो, तो इन्होंने स्टूडेंट आईडी को पकड़ा और उसको प्राइमरी की बना दिया। अब जिसको पकड़ा और प्राइमरी की बना दिया और जो रह गया, इसको तो बना दिया प्राइमरी की, बट ये तो रह गया, ये जो ईमेल था, तो ईमेल किस में आ गया, ऑल्टरनेट की में आ गया अपने आप, ठीक है। एंड देन इफ स्टूडेंट आईडी इज प्राइमरी की। अच्छा, और अगर हम यहाँ से ईमेल को प्राइमरी की बना देते हैं, लेट सपोज अभी तो हमने स्टूडेंट आईडी को बनाया, बट अगर हम ईमेल को प्राइमरी की बनाते तो ये जो स्टूडेंट आईडी है ना, ये हमारा ऑल्टरनेट की बन जाता। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। फॉरेन की क्या है, कोर्स आईडी इन एनरोलमेंट टेबल्स लिंक्स टू कोर्सेज। तो कोर्स आईडी को हमने किस में कर दिया, कोर्सेज वाली टेबल से लिंक कर दिया, जो कि एक बाहर वहाँ पे वो प्राइमरी की तरह कर रही है, बट हम उसको दूसरी टेबल में, किसी और टेबल में फॉरेन की तरह रख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें। नेक्स्ट वी हैव अ टेबल इज़ गिवन हियर, ठीक है। तो अब खुद से आपको दिमाग लगाना है। खुद से पहले तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि ये जो टेबल दे रखी है इसमें आपकी ठीक है वो सब बताओ, डिग्री क्या है, कार्डिनैलिटी क्या है, ठीक है, और इसमें टपल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, एंड ऑल जो भी चीज़ें इसमें डिग्री वगैरह जो ऊपर हमने पढ़ी थी वो सब कुछ नीचे बताना कमेंट में कि इस वाली पर्टिकुलर टेबल में क्या है। और इसमें देखो, स्टूडेंट आईडी इज़ टेकन एज प्राइमरी की एंड देन ईमेल इज़ टेकन एज ऑल्टरनेट की, और नेम को हमने क्या है ऐसे ही रखा हुआ है एज इट इज़ नेम, क्योंकि नेम हम कह रहे हैं कि भाई सेम हो सकता है। सो नेम विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैंडिडेट की हियर। देन वी हैव एनरोलमेंट्स हमने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे देखो हमने स्टूडेंट आईडी को एज अ फॉरेन की इंपोर्ट करा लिया है, किसमें, एनरोलमेंट्स वाली टेबल में, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी की इस वाली टेबल में थी, स्टूडेंट आईडी वॉज अ प्राइमरी की इन स्टूडेंट्स टेबल, बट हमने एनरोलमेंट वाली टेबल में भी इस स्टूडेंट आईडी को लेके आ गए एज अ फॉरेन की। तो यही मतलब होता है, कोई एक टेबल में कोई एक प्राइमरी की है, उस प्राइमरी की को आप किसी दूसरी टेबल में एज अ फॉरेन की लेके आ सकते हो। सो दिस इज इट। नेक्स्ट वी हैव डेटा रिडंडेंसी। अगेन डेटा रिडंडेंसी का मतलब आपको पता ही चल गया, बार बार डुप्लीकेशन हो रहा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डेटा का बार बार आ रहा है डेटा, दैट विल बी कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। डेटा इंटीग्रिटी मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेटा में सेम होना चाहिए हर जगह पे। देन वी हैव रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एंश्योर्स वैलिड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स यूजिंग फॉरेन कीज। फॉरेन कीज के थ्रू जो रेफरेंस के थ्रू जो इंटीग्रिटी है वो सेम रहनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना। तो ये एंश्योर करता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या करता है, एंश्योर करता है कि रिलेशनशिप दोनों का सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। देन वी हैव एक सिंपल सा कोड दे रखा है। अच्छा, ये जो हम सब कुछ मैंने डाल दिया इसमें बस नोट्स में, बट ये सब कुछ हम क्रिएट करना, ऑल्टर करना, डिस्क्राइब करना, शो टेबल्स करना, जो भी है सब कुछ एसक्यूएल, हम सब कुछ कर रहे होंगे इन आवर एसक्यूएल वाला पार्ट, ठीक है। उसको भी तुम लोग देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में मैं सारी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, बाकी इसके नोट्स तुम लोगों को मिल ही जाएंगे। एंड वी हैव थोड़ा सा देख लेते हैं सिंटैक्स, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट्स क्रिएट टेबल, उसके बाद यहाँ पे आता है टेबल का नाम, ठीक है। देन वी हैव अ ब्रैकेट हियर, देन हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं कि क्या नाम रखोगे आप उस टेबल का, है ना। तो हम स्टूडेंट आईडी रखेंगे, फिर यहाँ पे आप लिखते हो कि उसका डेटा टाइप किस टाइप का है, तो यहाँ पे इंटीजर डाल दिया। देन वी हैव प्राइमरी की, अगर आपको कुछ भी डालना है यहाँ पे प्राइमरी की डालना है, या फिर आप इसमें नल नॉट नल डालना चाहते हो, जो भी वैल्यूज आपको लेनी है, कंस्टेंट या फिर कुछ भी लगाना है वो आप यहाँ पे लिख देते हो। देन कॉमा करके जितनी भी अगली वैल्यूज, नेम, वेर कैर 50, फिर वेर कैर, फिर यहाँ पे आपने लिख दिया यूनिक। तो ईमेल में यूनिक का फ़ायदा क्या होगा कि अगर किसी ने ऑलरेडी एक ईमेल लिखा हुआ है और नीचे अगर आप फिर से उसी ईमेल को लिख रहे हो तो उसमें एरर आ जाएगा, बोलेगा कि नहीं दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी दिस ईमेल, इसमें क्या लगाया हुआ है, यूनिक वाली हमने कंस्टेंट लगा रखा है, तो आप इसको फिर से नहीं ले सकते। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। एंड देन यहाँ पे हमारा समरी, डेटाबेस ऑर्गेनाइज एफिशिएंटली यूजिंग टेबल्स, रिलेशन एट्रीब्यूट, वही सब सेम चीज़ें आपकी जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कुछ नहीं, आई थिंक इसमें हमने 20 से 23 मिनट्स के अंदर हमने सब कुछ कवर कर लिया, और कुछ भी नहीं है इस वाले, ठीक है। यही सब कुछ पढ़ लो, इन नोट्स को कर लोगे, मोर देन इनफ है। नो नीड टू डू दैट सुनीता और टू मच और दैट हैवी बुक्स। तुम लोगों का इस वीडियो से मैं सब कुछ कवर करवा दूंगा इसी सीरीज़ में, ठीक है। देन वी हैव
वेबसाइट ही चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैंने बता ही दिया, यूट्यूब का चैनल एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड दिस इज अ QR कोड इफ यू इन केस यू वांट परचेज द टॉपर्स पैकेज, आप इस QR कोड को स्कैन करके भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। एंड नीचे कमेंट्स वगैरह कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बाय।